ईएम वेव्स के प्रोपगेशन और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उनके भी कुछ रिलेशन होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और वो वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उससे भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस पर बेस सवाल पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल। दूसरी चीज़ हम यहाँ देखते हैं, जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जब ये मैक्सिमम होता है तब ये भी मैक्सिमम होता है। जब ये मिनिमम होता है, मान लो ये वाली साइड नेगेटिव है तो ये भी मिनिमम होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो इन फेज आ जाते हैं। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड पे भी हमें और इनके डायरेक्शन के बारे में भी कमेंट करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास वैल्यू आती है E डिवाइडेड बाय B विल बी इक्वल टू C। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। अगर हमसे पूछा जाए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप किस तरीके से निकालोगे? E क्रॉस B कैप विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ C कैप। इसका मतलब E क्रॉस B करोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट की स्पीड जो प्रोपगेशन है वो मिल जाएगा। तो इसको कैसे करना है, देखो राइट हैंड कर्ल रूल लगाओ अपना। E से शुरू करना है B की तरफ, तो E की तरफ अपनी उंगलियां करो, फिर B की तरफ कर्ल करो। ऐसे E से B की तरफ कर्ल करके देखो तो आपको ये अंगूठा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव दे देगा। तो इन पे बेस्ड ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इनके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, इनको आप याद रख सकते हो। अच्छा, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है हमारे पास, तो देखो इन फेज है। तो एक और चीज़ हमारे पास जो काम की है, दीज आर E एंड B आर इन फेज। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास E की जो इक्वेशन हो सकती है, क्या हो सकती है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ वेव है ना, ऑसिलेटिंग पार्टिकल नहीं है। साइन ऑफ क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। सिमिलरली मेरे पास जब B की इक्वेशन आएगी तो B भी आएगी, B नॉट इंटू साइन की जगह साइन ही रहेगा, कॉस नहीं हो सकता, ओमेगा टी माइनस के एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, खाली एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है और एम्पलीट्यूड के रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई भी वेव है तो यहाँ पर मैं उसकी स्पीड क्या लिख सकता हूँ? हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ वेव आती है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? वो आ जाती है ओमेगा बाय के, है ना। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा बाय के, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। और स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर है? यहाँ से मुझे पता चल जाता है वो है E बाय बी के बराबर। और ये तो किसी भी एनी इंस्टेंट पे वो वाली बात है ना, किसी इंस्टेंट पे E की वैल्यू हाफ होगी तो B की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी मैक्सिमम के, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होनी थी। लेकिन हम इसकी पीक वैल्यू पे भी रेशियो ले सकते हैं, तो इसी को मैं बोल दूंगा दिस इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट। ये क्या चीज़ है? E नॉट और B नॉट, दीज आर पीक वैल्यूज, है ना। इनको आप एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यूज बोल सकते हो, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जब भी मैंने B या E लिखा है तो वो किसी इंस्टेंट पे वैल्यूज़ हैं, B नॉट या E नॉट लिखा है तो उनकी पीक वैल्यूज़ है, मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, राइट। इस तरीके से हम चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जब भी लाइट वेव आ जाएगी, कोई भी वेव है, तो वेव के लिए हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है हमारे पास। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर मीडियम चेंज होता है तो हमारे पास वेवलेंथ चेंज होती है, उसके कारण वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इस तरीके से आपको समझना है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्या देख सकता हूँ, हमारे पास जो ये वेव है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। इस पर भी बेस सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है, इतनी सिंपल सी चीज़ है, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और क्योंकि ये वेव है तो ये ओबेज सुपरपोजिशन भी हमें लिखना चाहिए, ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। तो इस पे सुपरपोजिशन पे तो बेस सवाल अभी तक आया नहीं है, पर पता होना चाहिए सुपरपोजिशन लाइट का हो सकता है, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम बनता है। हम वो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे वहाँ पे ये चीज़ काम आने वाली है, ठीक। अब इसमें हमारे पास दो फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो EM वेव है ना, हमारे पास जो लाइट होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पे हमें लाइट के कुछ कलर भी देखने को मिलते हैं, लाइट का पोलराइजेशन ऑफ प्लेन भी होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोल देंगे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है या मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है, तो ये चीज़ भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं पॉइंट बना के लिख देता हूँ, ऑप्टिकल
phenomena is due to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। तो कभी भी बोला जाएगा प्लेन पोलराइज लाइट है तो उसका एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है ना, उसमें हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में होता है उसकी हम बातें करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो। सॉल्व करते हैं, ऑप्शन देखते जाते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी हमने देखा था वो इस तरीके की ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो नहीं है, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण होती है। चार्ज को यूनिफॉर्म स्पीड से ज़्यादा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बस बना पाता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज हमारे पास होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इस चीज़ को पॉइंट भी बना करके लिख सकते हैं। EM waves originate due to accelerating charge। ठीक, एंड लास्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम एज दे प्रोपगेट थ्रू स्पेस। तो एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर यही है। अब इसके कुछ पार्ट्स को हम आने वाले चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर ये है। और छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातों के देखो बहुत सारे इन्होंने ऑप्शंस बना दिए हैं। A plain electromagnetic wave with frequency of 30 megahertz travels in free space at particular point in space and time. Electric field is 6 volt per meter. The magnetic field at this point will be। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फ्री के मार्क्स लेके जाओ। इसका करेक्ट आंसर है 2। कैसे है देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर डायरेक्शन की बात करनी है तो मैं लिखता हूँ E कैप क्रॉस B कैप इज इक्वल टू C कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो मैं लिखता हूँ E बाय B इज इक्वल टू C। यहाँ पर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। हमें E दिया है, C तो हम जानते हैं लाइफ में क्या है, तो B की वैल्यू क्या आ जाती है, B इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई C। E की वैल्यू दी है हमें 6, C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8। यहाँ से वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। कितना लल्लू सा सवाल था। An electromagnetic wave in vacuum has electromagnetic fields E and B। अभी बोल्ड में जो लिखे हैं वो वेक्टर है ना, which are always perpendicular to each other. Yes, we know that. The direction of polarization is given by x vector and that of wave propagation is by k vector. Then अब देखो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा सवाल आ गया है ना। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि E और B में से कौन ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो इसके पैरेलल आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बताना है कि हमारे पास वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है, तो इसलिए बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा राइट हैंड रूल्स वगैरह लगाओ, वीडियो को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। वीडियो को तो सॉल्व नहीं करना, उसको हम एडिट कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर है बी। बहुत ही सिंपल। देखो हमारे पास जो ऑप्टिकल फिनोमिना होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, तो हमारा जो एक्स वेक्टर है, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट मैं बोलूँगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो इसलिए एक्स इज पैरेलल टू ई, एक्स वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर, ये तो हमें पता चल गया। तो हमारे पास ये ए एंड सी जो ऑप्शन है ये तो यहीं पर खारिज हो गए। अब इन दोनों में से कौन सा वाला हो सकता है, हमें लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन पता होना चाहिए। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हमारे पास है ई कैप क्रॉस बी कैप गिव्स अस
सी कैप। तो यहाँ पे ई कैप क्रॉस बी कैप है ना, तो हमारे पास ई कैप क्रॉस बी कैप विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और वो जो लाइट प्रोपगेट हो रही है वो के कैप के पैरेलल है ना। दिस के कैप मस्ट बी पैरेलल टू ई क्रॉस बी है ना, ई क्रॉस बी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, हमारे पास आंसर आता है बी है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं। A radio can tune to any station in 6 MHz to 10 MHz band. The value of corresponding wavelength bandwidth will be. तो हमारे पास देखो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच की कोई सी भी फ्रीक्वेंसी पे वो रेडियो काम कर सकता है, तो वो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ आ जाती है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होगी λ1, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ λ2 होगी, तो इन दोनों के बीच की जितनी भी वेवलेंथ होंगी उस पर भी हम काम कर सकते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। तो उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ की बैंडविड्थ कितनी है। तो आपको बेसिकली λ1 और λ2 के बीच का डिफरेंस बताना है। वीडियो को पॉज करो, बिना सिली मिस्टेक किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया देखो, हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें वेवलेंथ की पता करनी है, तो λ1 की वैल्यू आ जाएगी v/f1 है ना। वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी है 6 × 10⁻⁶ कितनी 6 मेगा इज 10⁻⁶। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाता है 50 मीटर आ जाएगा ये। सिमिलरली 50 मत मार्क कर देना फटाक से, इसका आंसर गलत हो जाएगा। अब आपको वेवलेंथ ऑफ 2 पता करनी पड़ेगी, वो हो जाएगी v/f2। उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 × 10⁶। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 300 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 30 मीटर। फटाक से ये भी मत मार्क कर देना। हमसे बैंडविड्थ पूछा है, बैंडविड्थ उसकी वैल्यू हो जाएगी λ1 माइनस λ2 विच इज इक्वल टू 50 माइनस 30 यानी कि 20 मीटर, और बी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल इसमें पूछे जाते हैं। A beam of light traveling along x-axis is described by the electric field EVA is equal to इतना, okay. The ratio of electric force to magnetic force on a charge q moving along y-axis with a speed of 3 × 10⁷ meter per second will be. तो लाइट की स्पीड भी हमें दी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है। आपको फोर्सेस के रेशियो निकालना है। फोर्स के रेशियो के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पता होना चाहिए, जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं एक्चुअली। तो आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं किस तरीके से। देखो हमें रेशियो पूछा है फोर्स इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय फोर्स मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा Q × इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा QVB, जहाँ पे V किसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, है ना। कंफ्यूज मत होना लाइट की स्पीड से और पार्टिकल की स्पीड से, पार्टिकल। तो यहाँ पर देखो Q से Q तो हमारे कट जाते हैं, हमारे पास आ जाता है 1/v × E डिवाइडेड बाय B। अच्छा मुझे पता है E/B की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास क्या होता है E/B इज इक्वल टू C, है ना। मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ बात कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी C/V, है ना। तो यहाँ से C की वैल्यू रखो 3 × 10⁸। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल वो है हमें 3 × 10⁷, तो ये आ जाता है 10/1 यानी कि 10:1 यानी C बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतने सिंपल से सवाल आते हैं। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा ये एक्चुअली छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कलरफुल तरीके से कवर कर लिया है। बहुत सारे प्रीवियस की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देखा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सारे के सारे वीडियोस देखना, और साथ में आप नोट्स की कलरफुल PDF को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखो। और मेरे व्लॉग्स को भी देख ही लो यार, तो क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। तो हम मिलेंगे अब कंप्लीट कोर्स में, या फिर आप मेरे व्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी मिलते हैं।